Hello everyone, hope you all are doing great. So we are going to start our first core subject which is thermo. So before starting this subject, let me tell you what is the importance of this subject. भाई just as already I told, गेट में ये पूछा जाता है लगभग 4 से 5 मार्क्स का गेट में आता है एंड ईएससी में आपका ऑब्जेक्टिव जो है ऑब्जेक्टिव में लगभग 30 मार्क्स का रहेगा एंड कन्वेंशनल जो है कन्वेंशनल में आपका लगभग 40 मार्क्स का आपको क्वेश्चन, 2 क्वेश्चंस 20-20 मार्क्स के, एक क्वेश्चन 40 मार्क्स का आपको मिल सकता है। ठीक है, तो ये वेटेज है कन्वेंशनल का और ये वेटेज है हमारा गेट का। डोंट थिंक कि गेट में बहुत कम पूछा जा रहा है। देखिए क्या है, अगर मैं इसको थर्मो, ठीक है, थर्मो प्लस आईसी प्लस आरएसी प्लस पावर प्लांट, अगर मैं ये क्लब कर दूं तो आपको क्या है 12 to 14 मार्क्स का पूछा जाता है। एंड बिलीव मी, अगर आपको इफ यू वांट टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन ऑफ these subjects, then you have to understand this thermo thoroughly. So I think आपको लग गया हो कितनी इंपॉर्टेंस है थर्मो की, क्योंकि ये इनका बेस बना रहा है और 12 से 14 नंबर पे ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं गेट में। ओके ठीक है, अब थर्मो की बात करें, व्हाट इज द थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? सो डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, it is a branch of science which deals with the energy interactions and the impact on system and surrounding. इसमें क्या है कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो एनर्जी इंटरेक्शंस होंगे उनके बारे में स्टडी करते हैं। दैट्स इट, दैट इज द थर्मोडायनेमिक्स मीनिंग। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देता हूं, जो हमारा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी इंटरेक्शंस होंगे किस टाइप के होते हैं, ईदर दे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वर्क, ईदर दे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हीट और एनी अदर फॉर्म। ठीक है, तो उनके बारे में हम स्टडी करेंगे और अपने सिस्टम पे उन एनर्जी इंटरेक्शंस का, सिस्टम या सराउंडिंग पे उन एनर्जी इंटरेक्शंस का इंपैक्ट देखेंगे। ठीक है, अब बात आती है एनर्जी। जैसे एनर्जी इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं तो वर्ड एनर्जी, अब एनर्जी क्या होता है, व्हाट इज द एनर्जी? एनर्जी इज द एबिलिटी टू कॉज चेंजेस। इट इज अ थिंग, और हम कह सकते हैं कुछ ऐसी चीज है जिसमें क्षमता है कुछ चेंज करने की। अब एनर्जी के बाद में हमने बात की थी थर्मो में कि एनर्जी इंटरेक्शंस एंड द इंपैक्ट ऑफ दीज एनर्जी इंटरेक्शंस ऑन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो बात सिस्टम की आई थी। सिस्टम क्या होता है? व्हाट इज अ सिस्टम? सिस्टम इज अ पार्ट और अ रीजन ऑन विच आर स्टडी इज कंसर्न। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर हीट एक्सचेंजर, कोई एक हीट एक्सचेंजर है, सपोज मैंने हीट एक्सचेंजर लिया एक, जिसमें क्या होगा, एक हॉट फ्लूइड जाएगा और एक कोल्ड फ्लूइड आएगा। अब मैं इस हीट एक्सचेंजर की स्टडी करना चाहता हूं, उसके बारे में देखना चाहता हूं कैसे हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इस यहाँ पे मान लूंगा कि ये सिस्टम है मेरा, मतलब लाइक ऐसे मैंने कर दिया। ठीक है, तो दिस इज माय पॉइंट ऑफ फोकस, तो कह दूंगा दिस इज माय सिस्टम। बाकी इसके लिए जो बचता है दैट इज द सराउंडिंग। तो सराउंडिंग क्या होता है? सराउंडिंग क्या होता है? सराउंडिंग मतलब है इस सिस्टम के अलावा बाकी जो भी है दैट इज द पार्ट ऑफ सराउंडिंग। ओके, अब सराउंडिंग में एक होता है इमीडिएट सराउंडिंग। इमीडिएट सराउंडिंग का मतलब होता है कि आपका सिस्टम, आपके सिस्टम से जो बिल्कुल लगता हुआ सराउंडिंग है। सराउंडिंग मतलब क्या, जैसे मान लो ऐसे इस सिस्टम की बात करी जो मैंने हीट एक्सचेंजर लिया, तो इसके लिए पूरी की पूरी दुनिया क्या है, सराउंडिंग है। लेकिन मैं अगर जैसे इसमें ये जो मैंने बनाया है, एक बॉक्स टाइप का बनाया है, तो मैं कह सकता हूं कि ये मेरा सिस्टम हो गया और बाकी ये ऐसी बाउंड्री है जो इसको सेपरेट कर रही है सबसे बाहर से। ठीक है, तो मैं इसको कह सकता हूं दिस इज अ इमीडिएट बाउंड्री। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग इमीडिएट बाउंड्री को ही डील करते हैं। ठीक है, बाउंड्री मे बी रियल, मे बी इमेजिनरी। जैसे मैंने अभी जस्ट एग्जांपल लिया हीट एक्सचेंजर का, तो क्या करेंगे, स्टडी करने के लिए ऐसा थोड़ा ना हम उसको हीट एक्सचेंजर को क्या कट कर रहे हैं, नहीं, इमेजिनरी हम एक बॉक्स बना रहे हैं कि उसमें हम अपना फोकस करेंगे हीट एक्सचेंजर पे और बाकी ये सब चीजें क्या है, दिस इज सराउंडिंग। तो इट कैन बी इमेजिनरी, इट कैन बी रियल। रियल कहाँ होगा, जैसे आप कह सकते हो, मान लो सपोज मेरा कोई पंप लगा हुआ, पंप है लगा हुआ, ठीक है, यहां से इधर फ्लो हो रहा है मेरा, दिस इज पंप। तो मैं कह सकता हूं इसके अंदर इस पंप का ये जो बाहर वाला पोर्शन होता है इसे बोलते हैं केसिंग,
और इसके अंदर क्या इम्पैलर होता है, शाफ्ट होता है, बियरिंग्स होती हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है जो इनमें रोटेट करके फ्लूइड का प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं ये जो है, ये पार्ट है, ये केसिंग है, इसको ही मैं कह सकता हूं दिस इज सराउंडिंग। केसिंग को आई कैन से दिस इज सराउंडिंग। तो यहां पे जो हमारी सराउंडिंग है दिस इज रियल सराउंडिंग। तो इमेजिनरी हो सकती है, रियल भी हो सकती है, ठीक है, और फिक्स भी हो सकती है, मूवेबल भी हो सकती है। फिक्स भी हो सकती है और मूवेबल भी हो सकती है। लाइक मूवेबल सराउंडिंग की बात करते हैं इन केस ऑफ देयर इज फ्लो ऑफ फ्लूइड्स, जहां अगर फ्लो होता है, मोशन होता है, वहां पे हम मूवेबल बाउंड्री भी देख सकते हैं। जो नेक्स्ट हमारा आता है, वी कैन से दिस इज टाइप ऑफ सिस्टम। देखो बहुत बेसिक है, बहुत लोग बोर हो रहे होंगे, लेकिन बने रहिए भाई, थोड़ा आपको झेलना तो पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता होता है। तो फिर मैं अगर आगे से स्टार्ट करूंगा तो बहुत सारे सोच सकते हैं कि यार काश बेसिक भी थोड़ा बता देते, ठीक है। अब टाइप ऑफ सिस्टम बहुत लोगों ने पढ़ा होगा कि भाई पहला हमारा होता है ओपन सिस्टम, या मैं पहले क्लोज लिखता हूं, क्लोज सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम। सेकेंड इज ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम, एंड थर्ड इज आइसोलेटेड सिस्टम। अब देखिए क्या है, दो टाइप के एनर्जी इंटरेक्शंस हो सकते हैं। कौन कौन से? सपोज कोई भी सिस्टम है, कोई भी पार्ट है, वहां अगर उसको मुझे एनर्जी सप्लाई या उससे एनर्जी लेनी है तो कैसे कर सकता हूं? आप या तो उसको क्या करो, हीट दे दो, वर्क दे दो, मोशन दे दो, ठीक है, ऐसे करके आप कर सकते हो ट्रांसफर। दूसरा क्या कर सकते हो, यू कैन ऑल्सो ट्रांसफर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मास। उसका मास उसमें से निकाल सकते हो। मास क्या होता है? मास इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर मैंने सपोज करो वाटर, अगर मैं कह सकता हूँ सपोज ये यहाँ पे एक कंटेनर है, यहाँ पे सपोज मैं अगर 100 डिग्री सेल्सियस का, जिसका टेम्परेचर मान लो सपोज 20 डिग्री सेल्सियस है, मैं 100 डिग्री सेल्सियस का इसमें कुछ वाटर भरा हुआ है, मैं 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर यहाँ पे डाल दूंगा, तो आपको नहीं लगता इस सिस्टम का टेम्परेचर 20 से बढ़ के कुछ और हो सकता है, मे बी 30 हो जाएगा। तो मास ट्रांसफर करने से भी हमारे प्रॉपर्टी सिस्टम की चेंज होती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी इंटरेक्शन होने के लिए दो टाइप से ये कर सकते हैं, इधर मास ट्रांसफर और एनर्जी ट्रांसफर। मास ट्रांसफर और एनर्जी ट्रांसफर। तो मैं यहां लिख देता हूं, ऐसे बना देता हूं, यहां लिख देता हूं मास ट्रांसफर। तो एक्चुअली क्या है, इन जो तीन सिस्टम को क्लासिफाई किया गया, कैटेगराइज किया गया है, जो वो बेस्ड ऑन मास और एनर्जी के किया गया है। क्लोज सिस्टम में क्या होता है? क्लोज सिस्टम का मतलब ही है कि इस सिस्टम से मास ना बाहर आ सकता है ना बाहर जा सकता है। मास कैन नॉट एंटर इनटू द सिस्टम और कैन नॉट गो आउट ऑफ द सिस्टम। सो देयर विल नॉट बी एनी मास ट्रांसफर। देखो मैं अगर ट्रांसफर की बात करूं सर, जैसे मैं अगर सपोज आई वुड से हीट ट्रांसफर, तो आप समझ जाओ हीट ट्रांसफर का मतलब क्या हो गया, इनटू द सिस्टम और आउट ऑफ द सिस्टम। जैसे मैंने बोला देयर इज नो हीट ट्रांसफर, तो मतलब क्या हो गया कि ना तो सिस्टम में जा रही है ना सिस्टम से आ रही है, कुछ नहीं है। मतलब ट्रांसफर का मतलब कि अगर ट्रांसफर नहीं है तो मतलब ना तो इनकमिंग है ना आउटगोइंग है, टोटल इज जीरो। तो मास ट्रांसफर नहीं है, ओके। और क्या, एनर्जी ट्रांसफर बिल्कुल हो सकता है यार। आप क्या है, कुछ कंटेनर हो, क्लोज कंटेनर को क्या गैस पे रख दो और हीट करो उसको, एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी, हीट ट्रांसफर हो जाएगी उसमें, ठीक है। अब दूसरा होता है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या होता है, मास ट्रांसफर भी हो सकता है और एनर्जी ट्रांसफर भी हो सकता है। अब आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, और इसको हम यूनिवर्स भी बोल देते हैं। मतलब एक यूनिवर्स नहीं, यूनिवर्स को भी हम एक आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम है कि जिसमें एनर्जी का भी ट्रांसफर नहीं होता है, मास ट्रांसफर भी नहीं होगा, एनर्जी ट्रांसफर भी नहीं होगा। आइसोलेटेड सिस्टम में जैसे एनर्जी का ट्रांसफर कैसे नहीं होगा, आपने इसको इंसुलेट कर दिया। जैसे अगर आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें तो उसको बोल सकते हैं इंसुलेशन, परफेक्ट इंसुलेशन आपने दे दी। इंसुलेशन दे दी तो क्या होगा, क्लोज सिस्टम में इंसुलेशन लगा दिया तो क्या होगा कि ना तो आपकी कोई एनर्जी सप्लाई कर सकते हो, ना तो आप क्या कर सकते हो उसमें से मास को ट्रांसफर कर सकते हो, नहीं कर सकते। यूनिवर्स होता है, यूनिवर्स में क्या है,
भाई जितनी भी दुनिया में चीज़ें हैं सारी की सारी किस में आ गई, यूनिवर्स में आ गई। तो आप उसके बाहर कुछ कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो, सब कुछ उसके अंदर ही आ गया। ठीक है, तो हमारा ना उससे बाहर मास जा सकता है, ना उससे बाहर एनर्जी जा सकती है। तो यूनिवर्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज आइसोलेटेड सिस्टम। अब इसमें बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आपको, देखो थर्मो में जब मैं स्टार्टिंग से एंड तक देखोगे आप, तो बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का मैं आपको आंसर दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। इनफैक्ट आज मैं आपसे पूछता हूँ एक दो क्वेश्चंस हैं जो लाइक कुछ लोग मे बी कंफ्यूज हो जाएं। जैसे मैंने सिस्टम की बात करी, क्लोज सिस्टम होता है, ओपन सिस्टम होता है, आइसोलेटेड सिस्टम होता है। तो इसमें कुछ एक चीज है जो आपने देखी होगी। सपोज एक बॉटल की बात करते हैं, एक बॉटल रखी है, ओके, ढक्कन लगा हुआ है इसमें, ठीक है, कैप बंद है इसका, और ये चिल्ड बॉटल है, फ्रिज में से आपने निकाली, प्लास्टिक की चिल्ड बॉटल है, पानी भरा हुआ है इसमें, आपने फ्रिज में निकाल के बाहर रख दिया। कुछ देर बाद यू विल सी इसके सरफेस पे कुछ ड्रॉपलेट्स इकट्ठे हो जाएंगे। ड्रॉपलेट्स बाहर मतलब जो इसके सरफेस पे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये ड्रॉपलेट्स कहां से आते हैं? ड्रॉपलेट्स कहां से आते हैं? क्या ये अंदर वाला पानी आता है बाहर, और कहां से आता है? तो मतलब अगर अंदर वाला पानी बाहर आता है तो मतलब प्लास्टिक की बॉटल में पोर्स हैं, छेद है उसमें, होल्स है उसमें। भाई इफ द इनसाइड वाटर इज कमिंग आउट, व्हाट डज इट मीन? इट इज हैविंग पोर्स और होल्स। बट ऐसा तो नहीं होता है। प्लास्टिक में, प्लास्टिक की बॉटल पानी जब भरते हैं टाइम पे, तो हम दबा दो उसको, ढक्कन बंद करके दबाओ, कोई भी लीकेज नहीं होता है। मींस अंदर वाला पानी तो बाहर नहीं आएगा। सो इट इज अ क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम है, स्टिल वी आर गेटिंग वाटर ड्रॉपलेट्स आउटसाइड फ्रॉम वेयर दे केम। देखो जो ये कंसेप्ट मैं आपको डीपली बताऊंगा कि ऐसा क्यों होगा। जैसे मान लो एयर है, यहाँ एयर होती है, एयर में हमेशा क्या होता है, वाटर वेपर प्रेजेंट रहता है, वेपर प्रेजेंट रहते हैं इसमें। अब क्या, ये हमारा है चिल्ड बॉडी, यहां पे देखोगे तो इसका टेम्परेचर कम है। तो जैसे ही वाटर वेपर के मॉलिक्यूल्स हिट करेंगे इसकी बॉडी पे, तो क्या होगा, दे विल कूल डाउन, कूल होंगे, क्योंकि यहां पे क्या है, हमारा ठंडा है ये सरफेस। दे विल कूल डाउन मींस जब ये कूल होंगे तो क्या करेंगे, दे विल कन्वर्ट इनटू द लिक्विड। These vapor molecule will convert into the liquid form. That's why you can see the outer surface will be covered by the liquid droplets. So this liquid is not coming from inside, but this liquid is coming from the vapors which are being condensed on the surface of the chilled water. मान लो सपोज कार है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पक्का आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ये कार है, ठीक, समझ लो कार है। अब जैसे मान लो सोचो समर है, समर का टाइम है, समर्स है, समर्स में मान सकते हो बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस सपोज, और हम अंदर चलाते हैं एसी चलाएंगे तो हम लगभग अपना टेम्परेचर 23 या 24 मान लेते हैं, 24 डिग्री सेल्सियस, ठीक। अब मेरे को बताओ, गर्मियों में, समर्स में जो कांच रहता है, विंडशील्ड जो होती है कार की, उसमें क्या होता है कि मॉइस्चर आता है। बहुत बार जिसने अगर ड्राइव किया होगा तो उन्हें पता होगा मॉइस्चर आता है। तो कैन इवन टेल, या अभी तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ क्या आप सोच सकते हैं इसका आंसर कि समर्स में जो फॉग होगा, फॉग इकट्ठा होगा, जो या हम कह सकते हैं जो वेपर्स एक्युमुलेट होंगे ऑन द विंडशील्ड, दे विल एक्युमुलेट ऑन विच साइड, ईदर फ्रॉम आउटसाइड और इनसाइड ऑफ द विंड ग्लास। तो इसका आंसर बहुत सिंपल सा है। देखो भाई गाड़ी का टेम्परेचर मैंने कितना मेंटेन करके रखा है, गाड़ी का टेम्परेचर 24 है, मतलब विंडशील्ड भी क्या होगा, ठंडा होगा कंपेयर टू बाहर कितना 40 है। गाड़ी का जो विंडशील्ड है, इस पे भी एसी का जो अंदर जो है हवा, वो कितने वाली है, 24 वाली है, तो विंडशील्ड भी कूल्ड होगा। मान लेता हूँ 24 पे ही है विंडशील्ड। अब विंडशील्ड पे ये इधर जो एयर आ रही है जो 40 की है, वो टकराएगी इस पे, ठीक है, टकराएगी इस पे, टकराएगी तो क्या है, इसमें क्या, इस वाले जो एयर है उसमें वेपर प्रेजेंट है, वाटर वेपर, ठीक है, जिसका टेम्परेचर कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस पे है। अब वो अगर ठंडे वाले यहाँ कांच, ठंडे वाले सरफेस पे हिट करेगा, देन डेफिनेटली है कि वेपर क्या होगा, विल गेट कंडेंस। तो गर्मियों में आपको क्या होगा, विंडशील्ड के बाहर से आपको दिखेगा कि यार आपको फॉग आ रहा है, या फॉग नहीं बोल सकते, हम कह सकते हैं वेपर्स कंडेंस हो रहे हैं बाहर साइड से।
अब यही कर देते हैं, अगर विंटर्स हुई तो विंटर्स में क्या हम कह सकते हैं, बाहर का टेम्परेचर मान लो 10 डिग्री सेल्सियस होगा, लेकिन हमें अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन के हिसाब से चलाएंगे एसी, और सपोज इट इज 24, अगेन 24 है, तो अब क्या होगा, अब देखो उल्टा होगा भाई, एयर तो अंदर भी है, एयर अंदर है और उसमें क्या वेपर्स भी है, और वो वेपर्स कितने पे हैं, 24 पे हैं, लेकिन बाहर में भी ये एयर, बाहर में जो एयर है उसके वेपर कितने, 10 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें अंदर का टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस है, बाहर से हमारा 10 है, ठीक है, तो मतलब विंडशील्ड जो होगा अभी बाहर चल रहा है 10 डिग्री से, विंडशील्ड कूल्ड होगा कंपेयर टू ये 24 वाले, भाई विंडशील्ड का टेम्परेचर कम होगा, जैसे बाहर का टेम्परेचर उसके हिसाब से हो जाएगा, तो अगर कम होगा ये 24 वाला जब विंड शील्ड पे हिट करेगा वेपर सब हिट करेंगे तो उनको दिखेगा ये तो ठंडा सरफेस है, कंडेंस हो जाओ, तो क्या होगा, इन दैट केस वेपर्स विल बी कंडेंस फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द कांच और विंड शील्ड। तो आपको देखा होगा मोस्ट फ्रिक्वेंटली ठंडों के दिनों में क्या होता है, अंदर से कपड़े से साफ करते रहते हैं, कपड़े साफ करते रहते हैं, ठीक है, ओके। सिमिलरली जैसे मैंने चाय का एग्जांपल दिया, चाय में क्या मान लो सपोज अगर आप पॉलीथिन में चाय पैक करा के ले जा रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, यू विल ऑब्जर्व पॉलीथिन में आपने कुछ चाय पैक कराया, सपोज ये पॉलीथिन में चाय पैक कराई आपने, ठीक, यहाँ पे पॉलीथिन में चाय पैक कराया गया है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अंदर साइड से आपके वेपर्स कंडेंस हो जाते हैं, कंडेंसेशन कहाँ होता है, अंदर साइड से होता है, क्यों होता है, सेम रीजन है, चाय का टेम्परेचर मान लो अगर 70 डिग्री सेल्सियस पे है, बाहर कितना 35 डिग्री या 40 डिग्री सेल्सियस पे है, तो आपको क्या लगता है ये जो गरम गरम वेपर्स आएंगे निकलेंगे इसमें से, ये जब हिट करेंगे इस सरफेस को विच इज कोल्ड है कंपेयर टू 70, ये 70 से तो कूल्ड ही है ना, तो जब ये हिट करेंगे तो क्या करेंगे, इसको ठंडा ठंडा मिलेगा अंदर साइड से, तो अंदर साइड से ये कंडेंस हो जाएंगे, ठीक है। तो बाकी ये सब चीज जो है बहुत अच्छे से, जैसे ये कंडेंसेशन ही क्यों होगा, वेपर यहाँ कंडेंस क्यों करेगा, ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे आरएसी में, आरएसी बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। बेसिकली मैंने यहाँ पे कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, जो क्लोज सिस्टम की बात करी, वाटर आप जो रखेंगे चिल्ड फ्रिज में से, तो जो पानी जो जमता है वो अंदर से नहीं आता है, अगर कोई पूछे आपसे तो गलती से भी आंसर नहीं दे देना कि ये पानी अंदर वाला है, ये पानी बाहर वाली एयर से कंडेंस होकर उस पर चिपका है, क्यों कंडेंस हुआ है, क्योंकि बाहर के वेपर्स का टेम्परेचर ज्यादा है और जो सरफेस है बॉटल का वो ठंडा है, जैसे ही हिट करते हैं तो क्या होता है, उस पर आके कंडेंस हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेशर। व्हाट इज द प्रेशर? प्रेशर से आप क्या समझते हैं भाई? प्रेशर की बात करें तो हम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन होता क्या है, जैसे जैसे हमारा स्टैंडर्ड बढ़ता जाता है वैसे वैसे हम क्या होते हैं, चीज़ों की डेफिनेशन और डीप में पढ़ते आते हैं। जैसे मान लो जब न्यूटन सेकेंड लॉ हुआ करता था छोटे पे 9th-10th में, तो हम सिंपली पढ़ते थे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलेरेशन। अभी थोड़े बड़े हुए 12th क्लास में तो हमने देखा कि चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स की अलग ही बातें, इंटरनल फोर्स इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारा स्टैंडर्ड बढ़ता है वैसे वैसे हम क्या करते हैं, चीजों को डेप्थ में चले जाते हैं। जैसे अभी यहाँ पूछे व्हाट इज द प्रेशर, तो फोर्स पर यूनिट एरिया बोलना सही नहीं होगा एट दिस लेवल, तो हम एक्चुअली देखते हैं क्या फोर्स होता क्या है सॉरी प्रेशर होता क्या है। प्रेशर में आप बोल दो फोर्स पर यूनिट एरिया इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको यही प्रूफ कर दे रहा हूं, दिस इज द सरफेस, सपोज दिस इज द सरफेस और आई एम अप्लाइंग द शियर फोर्स लाइक पैरेलल फोर्स लगा रहा हूं, तो क्या अब बताओ प्रेशर आएगा इस पे? क्या इस पे प्रेशर आएगा? नहीं। तो आपने बोला नहीं, अपनी डेफिनेशन को आपने फिर मॉडिफाई किया, आपने कहा नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज फोर्स, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज फोर्स, ठीक है, ओके। स्टिल आई एम नॉट सेटिस्फाइड, एग्जामिनर भी सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो अभी हम जिस स्टैंडर्ड में हैं, बीटेक के स्टूडेंट्स हैं, हमसे कोई पूछता है व्हाट इज द प्रेशर, देन वी शुड गिव द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू आवर स्टैंडर्ड। देखो प्रेशर की बात क्या आती है, जैसे अगर मैं सपोज मुझसे कोई पूछता है व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या बोलेंगे? कुछ लोग बोलते हैं द फोर्स अप्लाइड बाय द एटमॉस्फेरिक एयर, या वेट ऑफ द एटमॉस्फेरिक एयर, या वेट ऑफ द एयर विच इज अबव अस, जो हमारे ऊपर जितनी एयर है वो जितना वेट लगाएगी या फोर्स लगाएगी उसका पर यूनिट एरिया निकाल देंगे, दैट विल बी द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, अगर मान लो जो स्पेस में साइंटिस्ट लोग जाते हैं, भेजते हैं, तो उनमें क्या होता है, सूट पहन के जाते हैं जिसमें प्रेशर मेंटेन रखते हैं 1 एटमॉस्फेयर। तो क्या इतना सारा एयर लेके जाएंगे वहां पे वो?
भाई यहाँ तो बहुत सारे एयर है जिसका हमारे ऊपर वेट लग रहा है, क्या इतना सारा एयर उसमें होता है सूट में उनके? नहीं, लेकिन प्रेशर तो उनको क्या 1 एटमॉस्फेयर में जाता है। तो ऐसा तो नहीं है वेट वाला चीज। तो देखते हैं क्या होगा। देखो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के हिसाब से, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बोलता है कि गैसेस जो होती हैं इनके मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में होते हैं। गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं। इसमें और चीजें हैं जिसमें एक दो अजम्पशंस आते हैं जिससे हमें मिलता है आइडियल गैस, वो मैं बात करूंगा थोड़ी देर बाद में या आगे लेक्चर्स में। अभी बस ये बता रहा हूँ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हमें ये बता दिया कि मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन एंड दे कोलाइड विद ईच अदर एंड व्हाटएवर कम्स देयर वे। भाई कोई भी कंटेनर है, सपोज मैं कंटेनर एक है, इसमें अगर मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं गैस के, तो काइनेटिक थ्योरी ने ये बोल दिया कि दीज मॉलिक्यूल्स विल बी इन रैंडम मोशन। और रैंडम मोशन में क्या ये खुद आपस में भी क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, और जो भी इनके रास्ते में आएगा उससे भी दे विल कोलाइड। तो अगर ये मॉलिक्यूल जब इधर जा रहा है मान लो, तो वॉल पे भी क्या करेंगे, वॉल से भी दीज मॉलिक्यूल्स विल कोलाइड डेफिनेटली। तो कोलाइड करेंगे तो क्या फोर्स लगाएंगे, and that force per unit area is called as the pressure। तो अगर गैसेस का प्रेशर, देखो अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स में बात करोगे तो ठीक है, लेकिन अगर मैं गैसेस के प्रेशर की बात कर रहा हूं तो आपको क्या करना है, इस तरह से डेफिनेशन आपको देनी है, ठीक है। द फोर्स अप्लाइड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल पर यूनिट एरिया। अब ये फोर्स कैसे आया, इसके कैसे लगा फोर्स हम ऐसे बोल सकते हैं, जब ये कोलाइड हुआ होगा मॉलिक्यूल तो क्या है, इसका मोमेंटम चेंज हुआ। जैसे सपोज ये पहले इधर मूव कर रहा था, कोलिजन होने के बाद में ये इधर मूव कर रहा है, मे भी कुछ अलग वेलोसिटी से कर सकते हैं, तो डेफिनेटली है मोमेंटम तो इनका चेंज हुआ। जब व्हेनेवर देयर इज चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देयर मस्ट बी द एक्सटर्नल फोर्स। जब भी अगर चेंज इन मोमेंटम हुआ है तो वहां पे क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स होगा ही होगा, और दैट फोर्स पर यूनिट एरिया will give the pressure, or you can feel the pressure on these sides of the container। ओके, अब बिल्कुल बेसिक में जाते हैं। ये प्रेशर डिपेंड किस चीज पे करेगा? आपने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी होगी, PV इक्वल टू nRT, फिर हमने P का निकालना देख दिया, टेम्परेचर पे कर रहा है, वॉल्यूम पे कर रहा है, R पे कर रहा है और मास पे कर रहा है, ठीक है। लेकिन बेसिक किस चीज पे करेगा? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वाइज देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि जो प्रेशर आ रहा है, क्यों आ रहा है? प्रेशर इज कमिंग बिकॉज ऑफ द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल्स। जब जो टक्कर हो रही है, मॉलिक्यूल्स जब हमारे वॉल पे टकरा रहे हैं, उसकी वजह से चेंज इन मोमेंटम हो रहा है, उसकी वजह से फोर्स आ रहा है। उस फोर्स को पर यूनिट एरिया कर दूं, देन आई विल गेट द प्रेशर। अब जो चेंज इन मोमेंटम रहता है, मोमेंटम चेंज होगा, वो किस चीज पे डिपेंड करेगा? आपने कहा जो मोमेंटम होता है दैट इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, मतलब मास पे डिपेंड करेगा और वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। तो भाई आप समझे क्या बोला मैंने कहा प्रेशर क्यों आएगा? जो हमारे जो कोलिजन होंगे उसकी वजह से क्या कुछ ना कुछ मोमेंटम चेंज होगा, उसकी वजह से फोर्स आएगा, और वो फोर्स नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया क्या देगा? प्रेशर देगा। तो अल्टीमेटली प्रेशर का बेसिक कॉज क्या है? आपका जो मोमेंटम चेंज हो रहा है। और मोमेंटम चेंज किसकी वजह से होता है? मोमेंटम चेंज किस पे डिपेंड करेगा? मास कितना है और वेलोसिटी कितना है, तो मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। इस वेलोसिटी को यहाँ पे v से नहीं c से रिप्रेजेंट करते हैं, और पर्टिकुलरली आपको बोलूं तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के हिसाब से ये वेलोसिटी मेरा RMS वेलोसिटी हो जाता है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। और आपको अगर थोड़ा बहुत याद हो तो ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड हो रही है 3RT डिवाइड बाय m। m इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस, r इज द गैस कांस्टेंट एंड t इज द टेंपरेचर इन केल्विन। तो मतलब क्या है, ये RMS स्पीड ही क्या है? मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी है। तो मैं कह सकता हूं ये वेलोसिटी है, मतलब इट विल बी द फंक्शन ऑफ RMS इज द फंक्शन ऑफ या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ T टेंपरेचर। एंड मास कौन डिसाइड करेगा? मास कितना हो कौन डिसाइड करेगा? डेंसिटी। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ दैट एयर। तो अगर बेसिकली बात करूं कि प्रेशर किन किन पैरामीटर पे डिपेंड करेगा, सो यहां से मैं लिख सकता हूं प्रेशर विल बी द फंक्शन ऑफ
टेम्परेचर एंड डेंसिटी, टेम्परेचर एंड डेंसिटी। अब देखो, अगर मान लो आपके सिस्टम का प्रेशर चेंज हुआ है तो आपको नहीं फर्क पड़ता है, वॉल्यूम से नहीं फर्क पड़ता है, आर से नहीं फर्क पड़ता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से। आप बेसिक चीजें देखो, अगर ये दो चीजें चेंज हुई, इधर डेंसिटी चेंज हुई और मेरा टेम्परेचर चेंज हुआ। डेंसिटी चेंज होने का मतलब क्या हो गया कि आपने क्या किया, उसमें और ज्यादा वॉल्यूम एयर का एंटर करा दिया या वहां से कुछ निकाल दिया, क्योंकि एयर जो है कंप्रेसिबल इन नेचर है। कंप्रेसिबल इन नेचर में क्या होता है, अगर आप वॉल्यूम चेंज कर दोगे तो डेंसिटी चेंज हो जाएगा। अनलेस अनलाइक लिक्विड्स, लिक्विड में ऐसा नहीं होता। लिक्विड में अगर मेरा एक गिलास पानी है उसकी भी डेंसिटी 1000 होगी और मैं एक जग रख दूं पानी उसकी भी 1000 होगी, ठीक है। लेकिन गैसेस में ऐसा नहीं होता, बिकॉज दीज आर कंप्रेसिबल इन नेचर। तो उनका वॉल्यूम चेंज करोगे तो डेंसिटी चेंज होगा, डेंसिटी चेंज करोगे तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, आप यहां से ये कह सकते हो द बेसिक बिल्कुल बेसिक देखें तो प्रेशर कहां हुआ, इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड डेंसिटी रो। कहां से आया, बिल्कुल बेसिक से हमने किया, इससे ज्यादा बेसिक हम नहीं कर सकते। नाउ आई थिंक सबको प्रेशर का फील आ गया होगा। डेफिनेशन आप लिखना चाहो तो मैंने जो बोला उस पर अपने वर्ड्स में बना के लिख सकते हो। वैसे नो वन इज गोइंग टू आस्क यू द डेफिनेशन ऑफ प्रेशर, ठीक है। मतलब रिटन एग्जाम में नहीं पूछने वाला, ये सारी चीजें आपको फायदेमंद रहेंगी इंटरव्यू में। लेकिन हाँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं कि वो सीधे सीधे आपको कुछ फंक्शन दे दे जिस टेम्परेचर और डेंसिटी में, ठीक है, और ये चीजें चेंज नहीं हो रही हैं और तब पूछे व्हाट विल बी द चेंज इन प्रेशर, तो आप बोल दोगे 0 होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्रेशर इन दोनों के चेंज पे डिपेंड करता है, दैट्स इट, ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, प्रॉपर्टीज क्या मतलब क्या, देखो अगर प्रॉपर्टीज, सबसे पहले प्रॉपर्टी के मतलब समझते हैं क्या होता है। व्हाट इज द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या है, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिस्टम, एनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिस्टम बाय व्हिच यू कैन डिफाइन द सिस्टम, ठीक है। तो प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्टम इज द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम दो टाइप में आती है, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। आई थिंक सबको पता होगा इंटेंसिव एक्सटेंसिव क्या होता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज व्हिच आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास, मास से फर्क नहीं पड़ता है या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से फर्क नहीं पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर सिंपल सी बात करूं कि ये कंटेनर है, कंटेनर में एयर भरी हुई है, डेंसिटी इसका रो है, ठीक है, टेम्परेचर इसका T है, पूरे कंटेनर की मैं बात कर रहा हूं, ठीक, प्रेशर इसका P है। आपने क्या किया, हाफ कर दिया, हाफ के बस आपने वर्चुअली सोच लिया ये हाफ है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एयर होगी उसकी भी डेंसिटी रो रहेगी, टेम्परेचर T रहेगा, प्रेशर P रहेगा। तो these are intensive properties. Intensive properties are those properties which are not depending on the number of molecules. अगर आप number of molecules half कर दिए, ये properties unchanged हो रही हैं, तो हम कह सकते हैं these are the intensive properties of the system, and those properties which are changing by changing the number of molecules, definitely those properties are called as extensive property. For example, अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो टोटल वॉल्यूम B था, यहाँ पे B/2 हो जाएगा। What does it mean? It means this is a extensive property. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चेंज करने पे ये वॉल्यूम चेंज हो गया। अगर मैं सपोज करो एंथैल्पी की, एंथैल्पी चलो क्या पता हो नहीं पता हो, मैं इंटरनल एनर्जी की बात करता हूँ। इंटरनल एनर्जी इस पूरे सिस्टम की U थी, तो अब इसकी इंटरनल एनर्जी हाफ कर दिया तो U/2 हो जाएगी, हाफ किया जस्ट तो इंटरनल एनर्जी चेंज हुई। सिमिलरली एंथैल्पी भी चेंज हो जाएगी। ये सब चीजें बात करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को चेंज करने पे अगर चेंज हो जा रही हैं, दोज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, और यू कैन आल्सो से दोज आर डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और दोज प्रॉपर्टी व्हिच आर नॉट डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। बहुत अच्छा एग्जांपल प्रैक्टिकली यहां पे देख सकते हो। मान लो सपोज आपके पास कुकर है, कुकर में आपने दाल बनाई, ठीक है, कुकर है, कुकर में आपकी दाल बनी, ठीक, ओके। तो अब दाल में मान लो हमारा सब कुछ, आपको नमक चेक करना है। नमक चेक करना तो क्या करोगे, आपने कहा 1 चम्मच दाल इसमें से निकाल ली, और 1 चम्मच दाल निकाल के उसका आपने क्या चेक कर लिया नमक। तो आपने जो आपने बोला हाँ बिल्कुल ओके है, नमक इज ओके, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट इज एब्सोल्युटली ओके। लेकिन आपने तो सिर्फ जो चम्मच में दाल थी उसके लिए बताया था। आप हाउ कैन यू बी सो श्योर कि ये कुकर का भी सेम होगा? समझ रहे, क्यों सेम होगा? क्योंकि ये टेस्ट जो है, जिसको हम नमक बता रहे हैं, वो क्या यूनिफॉर्मली मिक्स हो चुका है, अब वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन गई है। वो डिपेंड नहीं कर रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने, इसमें छोटा सैंपल ले लिया, वही इज
or the same thing will be applicable for the complete system. So this is the intensive property. ठीक है, आई थिंक समझ गए होंगे, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है. डेफिनेशंस आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, जो मैं आपको बोल रहा हूं उसके हिसाब से. वैसे ये डेफिनेशन कहीं भी नहीं आने वाले, छोटे मोटे एग्जाम होंगे उसमें आएंगे तो उसमें सब कोई कर देगा. ठीक है, तो अभी नेक्स्ट हम लिखते हैं माइक्रो एंड मैक्रोस्कोपिक अप्रोच. माइक्रो एंड मैक्रोस्कोपिक अप्रोच. ये क्या मतलब हुआ? देखो, किसी अप्रोच का मतलब मैंने क्यों लिखा, देखो किसी भी चीज को आपको स्टडी करना है, किसी भी सिस्टम को स्टडी करना है, तो उसमें किस हिसाब से आप सिस्टम को स्टडी कर रहे हो. जैसे सपोज मैं अगर मैक्रोस्कोपिक की बात कर रहा हूं, पहले मैं मैक्रोस्कोपिक में क्या है, मैं एक ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल, जो मेरा जो सिस्टम प्रेजेंट है उसमें मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी नहीं कर रहा हूं. आई एम डूइंग द स्टडी ऑफ ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है, ग्रॉस लेवल पे, ग्रॉस बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स की स्टडी कर रहा हूं. माइक्रोस्कोपिक में क्या होता है, मैं इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर बिहेवियर स्टडी करते हैं, लाइक वेरीफाइड थ्योरी, स्पेस एक्सप्लोरेशंस. स्पेस में जाते तो वहां क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स वहां होते ही नहीं या बहुत कम होते हैं, तो वहां पे यू हैव टू मेक योर स्टडी बेस्ड ऑन इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स. लेकिन मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में क्या होता है, हम इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी नहीं करते, हम क्या करते हैं, ग्रॉस बिहेवियर, मॉलिक्यूल्स का ग्रॉस बिहेवियर की स्टडी करते हैं मैक्रोस्कोपिक अप्रोच. सपोज मैं हाउ कैन आई डिसाइड, मैं ये कैसे डिसाइड करूं कि एक सिस्टम की स्टडी मुझे माइक्रोस्कोपिक अप्रोच से करनी है, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच से करनी है. तो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच इज वैलिड ओनली व्हेन कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम इज वैलिड. कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम is valid. Now the word came continuum. What is the concept of continuum? ठीक है, देखो एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं. मैक्रोस्कोपिक अप्रोच मतलब क्या होता है, ग्रुप बिहेवियर मतलब समझे क्या है कि मान लो कंटेनर है, कंटेनर में मैंने दिखा दिया इस कंटेनर प्रेशर P है, टेम्परेचर T है, ठीक है, डेंसिटी रो है. अगर मान लो माइक्रोस्कोपिक स्टडी की बात करता तो मैं पूरे के पूरे कंटेनर के लिए प्रॉपर्टीज को डिफाइन नहीं कर पाता. पता लगा इस कंटेनर में क्या होता कि डेंसिटी मेरी यहाँ पे रो है, यहाँ पे 2 रो है, यहाँ पे 3 रो है, या पता लगा प्रेशर यहाँ पे कुछ अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, टेम्परेचर कुछ मेरा अलग है. तो प्रॉपर्टीज क्या है, चेंज होंगी सिस्टम में, मॉलिक्यूलर लेवल पे चेंज होंगी प्रॉपर्टीज. लेकिन इसमें क्या है, मॉलिक्यूलर लेवल पे प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होंगी और इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर बिहेवियर इज डिसरिगार्डेड हियर. ये कब कर सकते हैं, मोस्टली हमारी सारी की सारी स्टडी इन थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन मैक्रोस्कोपिक अप्रोच. कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम इज इन दिस अप्रोच द मैटर इज assumed to be continuous means without any void holes or pores. ठीक है, मैटर के अंदर जो मेरे पास मैटर है उसमें ना तो कोई होल है, ना तो कोई वॉइड है, ना तो कोई पोर्स है. इट इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड. दैट इज द कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम. एंड व्हेन दिस कंसेप्ट इज वैलिड, ये कब मिलेगा, जब आपका मीन फ्री पाथ इज मच लेस देन द सिस्टम डायमेंशन. मीन फ्री पाथ क्या होता है, ये दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में मॉलिक्यूल ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की होती है उसको हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ. ओके, चलिए इसमें इतना ही पढ़ना है, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे. बेसिकली ये एक बार और आएगा जब आप फ्लूइड पढ़ोगे. फ्लूइड में भी स्पेशली जब हम नो स्लिप कंडीशन पढ़ेंगे. नो स्लिप कंडीशन कहता है किसी भी एक सरफेस से फ्लूइड मूव करेगा तो दिस फ्लूइड विल एक्वायर द वेलोसिटी ऑफ द सरफेस. That is called the no slip condition, and this no slip condition is due to the concept of continuum. अगर concept of continuum valid है तभी हम कह सकते हैं there will be no slip condition. अगर नहीं valid है तो वो no slip condition नहीं होगा. However, मैं वहाँ पे पूरा आपको, अगर वो टॉपिक में अगर किसी को डाउट आया तो मैं डेफिनेटली आपको उसमें पूरा अच्छे से बताऊंगा कि कैसे कैसे हमारा कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम वैलिड रहना चाहिए नो स्लिप कंडीशन के लिए. नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम. थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम आपने 12th क्लास में बहुत कुछ पढ़ा होगा, तो अभी हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम समझते हैं. अगर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम आपका अगर वैलिड है
तो ये 4 इक्विलिब्रियम हमारे वैलिड होने चाहिए। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब क्या? इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन फोर्स और प्रेशर, ठीक है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और हम कह सकते हैं देयर शुड नॉट बी एनी केमिकल पोटेंशियल, कोई भी केमिकल पोटेंशियल नहीं होना चाहिए सिस्टम में हमारे। और फोर्थ वन इज फेज इक्विलिब्रियम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम अमाउंट ऑफ फेज, फेज जो जितने भी फेजेस हैं हमारे सिस्टम में एग्जिस्ट कर रहे हैं वो टाइम के साथ में चेंज नहीं होने चाहिए, उनके अमाउंट में देयर शुड नॉट बी एनी चेंज, देन वी कैन से इट इज इन फेज इक्विलिब्रियम। 4 इक्विलिब्रियम में आएंगे तभी हम कह सकते हैं द सिस्टम इज इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। बाय द वे नेक्स्ट टॉपिक हमारा बहुत अच्छा आ रहा है, क्वासीस्टैटिक एंड नॉन क्वासीस्टैटिक। बहुत बेसिक है, अगर आपने ये समझ में नहीं आया, लोगों के समझ में लगा होता है कि आ जाता है लेकिन नहीं आता है, अगर ये समझ नहीं पाए तो आप वर्क और आगे हीट बिल्कुल नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो ये मैं नेक्स्ट इसका जब भी क्लास होगा उसमें लूँगा, ठीक है। चलिए चलते हैं। अगर आपको ये कंटिन्यू अच्छा लगा या ठीक है जैसा भी आपको फील किया होगा, आप अपना फीडबैक दीजिए यूट्यूब पे, और बाकी सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, इफ़ यू वांट मोर सच वीडियोस। और अगर आपको कोई स्पेशल टॉपिक में डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है, वो स्पेशल टॉपिक भी कवर कर देंगे, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।